किताब घर के इस पिटारे में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इतिहास की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका टाइटल है पर्सपेक्टिव्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया, रिटन बाय रामशरण शर्मा। आरंभिक भारत के सामाजिक व आर्थिक इतिहास के मायने क्या हैं। साथियों, ये किताब हमें इस बात से अधिगम करवाती है कि अर्ली जो इंडिया था, उस अर्ली इंडिया का जो सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है, उसका जो सामाजिक और आर्थिक इतिहास है, उस सामाजिक और आर्थिक इतिहास का आज के मायने में वर्तमान भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई और पुस्तक का लेखन कार्य और प्रकाशन क्या है। पुस्तक का शीर्षक है आरंभिक भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास के मायने। लेखक रामशरण शर्मा, प्रकाशक मुंशी राम मनोहर लाल प्रा लिमिटेड, 1993। इस पुस्तक में साथियों कुल 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 8 अध्याय सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में और नेक्स्ट 6 चैप्टर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताते हैं। साथियों, इस पुस्तक के पहले भाग में हम भारत के सामाजिक इतिहास के बारे में जानेंगे और दूसरे भाग में भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में। प्राचीन भारतीय सामाजिक प्रणाली के इतिहास का ईसाईयत बनाम ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण अथवा विज्ञान बनाम धर्मशास्त्र दृष्टिकोण सबसे पहले हमारे सामने आता है। साथियों, इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए 2 तरह के पर्सपेक्टिव हमारे पास हैं। नंबर 1 एंग्लिस्टीन पर्सपेक्टिव और नंबर 2 इंडियन पर्सपेक्टिव और ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव। इतिहास का जो ईसाईयत दृष्टिकोण है, जिसे हम विज्ञान का दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट कह सकते हैं। दूसरा जो माइथोलॉजी का पार्ट है, जो धर्म मीमांसा का पार्ट है, वह हिंदू या ब्राह्मणवादी इतिहासकार और दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। इतिहास का जो पहला स्वरूप है वो वैज्ञानिक संदर्भ में तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर और उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उसका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके हमारे सामने इतिहास को प्रेजेंट करता है, जिसे भारतीय इतिहासकार अंग्रेज़ों का इतिहास कहकर या ईसाइयों का इतिहास कहकर अथवा ये कहकर कि वो भारत में या भारतीय नहीं हैं इसलिए उस बात को वो तवज्जो नहीं देने की व्यर्थ कोशिश करते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर और ज्ञान के प्लेटफार्म पर जब हम बात करते हैं तो उसमें वैलिड जनरलाइजेशन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जहाँ तक इंडिजीनियस नॉलेज, जिसको हम ब्राह्मणिकल इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वह चाहे धर्मशास्त्र रामायण हो, महाभारत हो या अन्य कोई महाकाव्य, वो किसी भी कीमत और किसी भी सूरत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए जो भारतीय इतिहासकार हैं उसको ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण कहा गया है और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव कहा गया है। वेद, स्मृति व पुराण का जनमानस में प्रचार। इतिहासकार रामशरण शर्मा बता रहे हैं कि किस तरह से वर्बल हिस्ट्री के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, धर्म मीमांसा के रूप में लोगों में मौखिक रूप से वेदों का, स्मृतियों का और पुराणों का जन प्रचार प्रसार किया गया, जो उनके दिलों और दिमाग में स्थायित्व प्राप्त करता है। किस तरह से मनुस्मृति में ब्राह्मण द्विज बनाम शूद्र व महिला, यानी कि शूद्र और आधी आबादी जो दुनिया की महिला जिसको आज हम कहते हैं, उसे शूद्र के बराबर स्थान दिया गया, या हम कहें कि ट्विस बॉर्न, उन्होंने अन्य जो शूद्र हैं अथवा जो आदिवासी समुदाय है अथवा जो महिला समुदाय है उसे हाशिए पर रखा अथवा महिला पर पुरुष के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए और बहुजनों पर अल्पजनों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए इन वेदों, स्मृतियों, पुराणों और साहित्य का प्रयोग किया गया। गुप्त काल के लिए इतिहासकार रामशरण शर्मा बता रहे हैं कि ये पुराण और पोगापंथी का गोल्डन एरा था, जहां व्यक्तिगत प्रशंसा में पुराणों का लेखन कार्य किया गया और कर्मकांड को, यज्ञों को,
मंदिरों को और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी, जो रिचुअल से ट्रेडिशंस के नाम पर जुड़ी हुई थी, उनका प्रचार प्रसार किया गया। वर्ण धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, उसकी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का बड़े स्तर पर बोलबाला रहा। उनका अभ्यास, जिसे आप विवाह कहें, तलाक कहें, विधवा कहें, नियोग प्रथा कहें, देवदासी प्रथा कहें, सती प्रथा कहें, बहुविवाह कहें, एकल विवाह कहें, इत्यादि जैसी प्रथाएं उच्च वर्ण में अथवा जिनको ट्विस्ट बॉर्न या तथाकथित अल्पजन या उच्च जाति या उच्च समुदाय कहा जाता, उसमें सबसे पहले प्रचलित हुई। ब्राह्मण वर्ण में बहुविवाह सबसे अधिक प्रचलित थी, सती प्रथा क्षत्रिय में प्रचलित थी, विधवा प्रतिषेध प्रथा, नियोग प्रथा क्षत्रियों में प्रचलित थी, तलाक और तमाम तरह की प्रथाएं, देवदासी प्रथाएं, ये केवल उच्च वर्णों में ही थी। बहुजनों में या जिनको अवर्णीय कहा जाता है, इन प्रथाओं का कोई लेना देना नहीं था। ये बाद में धीरे धीरे प्रचारित और प्रसारित की गई और कुछ प्रथाओं को रोक भी दिया गया। ऐसा भी सामाजिक इतिहास भारत का रहा है। सामाजिक इतिहास के क्रम में इतिहासकार रामचरण शर्मा बता रहे हैं कि विवाह के 8 प्रकार और ब्राह्मण के लिए 4, क्षत्रिय के लिए 3 और अन्य वर्ण के लिए केवल 1 पत्नी रखने की अनुमति थी। इसलिए आपको पता है कि साहित्य में भी उसी के अनुरूप लिखा गया। जैसे कि रामायण में राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, वह क्षत्रिय था तो क्षत्रिय के लिए 3 पत्नी, यानी बहुविवाह प्रथा भी उच्च वर्णों में थी। ब्राह्मण के लिए 4 पत्नियां, क्षत्रिय के लिए 3 पत्नियां, अन्य वर्ण के लिए केवल 1 पत्नी, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैसे शूद्र वर्ण और आदिवासी समुदाय अन्य वर्णों को छोड़ दिया जाए तो महिलाओं पर पुरुष के वर्चस्व के लिए और महिलाओं का आनंद उठाने के लिए उच्च वर्ण ने अपने लिए ऐसे नैतिक, सामाजिक और धार्मिक नियम बना रखे थे जिनकी वजह से उन्होंने शताब्दियों तक महिलाओं का शोषण किया है। वर्ण प्रणाली से बाह्य, यानी कि वर्ण व्यवस्था से दूर, ब्राह्मण वर्ण से दूर, चांडाल, निषाद, पुलकासस इत्यादि जो आदिवासी समुदाय थे, इस समुदाय में महिलाओं को ब्राह्मण वर्ण धर्म से अधिक स्वतंत्रताएं थी। यानी कि इसमें महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई थी बजाय ब्राह्मण धर्म की। 4 वर्णों से मिश्रित होकर विविध जातियों का प्रसार और प्रचार हुआ, ये भी इतिहासकार बता रहे हैं। उसके बहुत से घटक रहे, उनमें से एक ये भी माना जाता है कि इन्हीं 4 वर्णों से आगे चलकर हिंदुस्तान में 4000 से अधिक जातियां और वर्तमान में 6500 से अधिक जातियां प्रचारित और प्रसारित हुई हैं। मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन ने ब्राह्मणिज्म को जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, वेद श्रुति भी कहलाते हैं। साथियों, संविधान का उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, लिखित होने सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन जो बातें ब्राह्मणवाद की हैं, व्रत करना, उपवास करना, सती सावित्री की कहानियाँ सुनना, महाशिवरात्रि, गणेश पूजा, तमाम तरह के जितनी भी हम ब्राह्मण धर्म की इन कर्म कांडों को जानेंगे तो उन्हें मौखिक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया गया। उन्हें देवतुल्य और अतिशयोक्तिपूर्ण जनता को बताया गया कि इसके बदले में ऐसे झूठे दावे और वादे किए गए कि उनको मन चाहे फल मिलेंगे, जिसकी वजह से आम जन ने इन सभी कर्मकांडों को अपना लिया। साथियों, सामाजिक इतिहास की भारत के सामाजिक अर्ली इंडिया के सामाजिक इतिहास के क्रम में रामचरण शर्मा बता रहे हैं कि द्विज वर्ण के राजनीतिक प्रभुत्व की ये कहानी सभा और समिति, वैदिक सभा और समिति से आरंभ होकर आधुनिक भारतीय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही तक पहुंची है। बात केवल वैदिक संदर्भ की और पुष्यमित्र शुंग या सातवाहन शासकों के काल से लेकर अंग्रेजों के आने तक ही नहीं, अपितु उनके जाने के बाद भी जो इंडियन लेजिस्लेचर है, भारत की संसद है, जो भारत की कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो ब्यूरोक्रेसी है, आज़ादी के बाद जो क्रिएट हुई है, जो ब्रिटिश लीगेसी हम मान सकते हैं, उस पर भी द्विज वर्ण का प्रभुत्व था और अभी भी है और निकट भविष्य में भी ये बिखरने वाला, विखंडित होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इंडियन हिस्ट्री को, सोशल हिस्ट्री को ट्विस्ट बॉर्न सोशल हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है और किया जा रहा है। जब तक बहुजनों का सामाजिक इतिहास बहुजन नहीं लिखेंगे और उस वर्चस्व वाली स्थिति में नहीं पहुंचेंगे,
या प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तब तक यह हिस्ट्री केवल ट्विस्ट बॉर्न हिस्ट्री ही मानी जाएगी। भारत में लिखने की कला सिंधु वासियों के समय विद्यमान थी। वेद नहीं लिखे गए या बहुत बाद में लिखे गए, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो 3,500 साल पहले थे, जो तथाकथित वैदिक सभ्यता के पहले थे, उनको लिखना आता था, उनकी लिपि थी, उनकी भाषा थी, उनकी संस्कृति थी, और वह एक नगरीय या विकसित सभ्यता थी। उसके बाद पतन या बर्बर या आदिम सभ्यता कैसे आ सकती है? यानी कि ये केवल एक साहित्य रचा गया है। परंतु आधुनिक कागजी लेखन तीसरी सदी ईसा पूर्व व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों ने स्थायी पहचान दिलाई। साथियों, वी कैन अंडरस्टैंड विद द पावर ऑफ टेक्स्ट। हम इसे पावर ऑफ टेक्स्ट के माध्यम से समझ सकते हैं कि इसकी मदद से वेद और बाद के साहित्य, जिसे ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद साहित्य, स्मृति साहित्य, पुराण साहित्य को लिखित स्वरूप प्रदान किया गया बाद में, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी, जो आज केवल द्विज वर्ण के लिए वरदान है। इनकी भाषा जनमानस से दूर थी, यानी संस्कृत भाषा में, यानी कि पूरा संरचना करने वाला, जिसको क्रिएटर और क्रिएचर दोनों आप कहते हो, सृजनकार और जिनके लिए सृजन जीव और जीवा दोनों एक ही थे। यानी खुद ने ही उन्होंने सभ्यता का नाम लिया, सभ्यता का सृजन किया और खुद ने ही अपना इतिहास लिख दिया, यानी अपने मुँह मिट्ठू बनने वाली स्थिति, और उसको आगे चलकर अपने ब्राह्मण राजवंश में बड़े स्तर पर लिखा गया, और ऐसी भाषा में जो जनमानस को समझ में नहीं आए, जिसका गलत हिंदी अनुवाद करके जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित किया गया। तो ऐसा ही पावर ऑफ टेक्स्ट था और आज भी है कि सबसे ज़्यादा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार है या जो गवर्नमेंट की जो जितने भी प्रेस हैं, इन सब पर ट्विस्ट बॉर्न का कंट्रोल या आधिपत्य हेजेमनी होने की वजह से पावर ऑफ टेक्स्ट के रूप में ब्राह्मणिकल लिटरेचर या ब्राह्मण ऑथर्स के द्वारा लिखी गई अधिकांश साहित्य को बेचा, खरीदा, प्रचारित, प्रसारित किया जाता है, जिसकी वजह से बहुजनों का साहित्य मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। ये बहुजनों का दायित्व है कि वो अपने सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को अपने स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करें। जनमानस की भाषा में सर्जित बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को ब्राह्मण साहित्य ने अनुवाद, अभिव्यक्तिकरण व प्रचार प्रसार के माध्यम से हाशिए पर धकेल दिया। बाल कहानियों की तरह पुराण कथाओं को जनमानस के जन जन के मनोविज्ञान तक प्रचारित किया गया, जो कि बाल्यकाल में पिलाए जाने वाले अफीम का सा नशा है। कार्ल मार्क्स जर्मन इतिहासकार, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, पत्रकार, सामाजिक सिद्धांतकार का यह मानना है कि बचपन में ही इस अफीम का नशा कराने से, धर्म रूपी अफीम का नशा कराने से व्यक्ति में धार्मिक दृष्टिकोण या गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारे में जाना और तमाम तरह के जो मैजिक और कर्मकांड हैं या प्रचार प्रसार हैं, झंडे उठाना, पैदल यात्रा करना, अपने चेहरे पर, शरीर पर देवताओं का नामकरण लिखना, ये सब क्या है? ये एक्चुअली धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, ये ट्विस्ट बॉर्न जो माइथोलॉजी और लिटरेचर है, उसका वर्बली जनता के, बच्चों के दिलों और दिमाग में नशा करना है, ताकि वो नशे के वशीभूत होकर तर्क और सवाल न कर सके। यही कारण है कि आज भी बाल्यकाल में ही ब्राह्मण ग्रंथों जैसे कि वेद, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि को विद्यालय शिक्षण सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि बाल मन कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त ही न कर सके, और यदि फिर भी वह विज्ञान को स्वीकार करे तो भी उसका अंतःमन इन ग्रंथों के अधीन रहे, यानी आवरण में रहे। यानी कि यदि ये विज्ञान पढ़ भी ले तो बचपन से जिस जिस आग पर, खीरों पर वह घी डालता है, जिसको पानी डालने से वो बुझ जाएगी, घी डालने से वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वह उसको छोड़ नहीं पाता। अब वह अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने पर भी श्रीफल या नारियल का प्रयोग करता है। ये है अंतःमन के अधीन आधिपत्य होना। तो जो बाल मन है, या जहाँ विज्ञान पढ़ाई जानी चाहिए, जहाँ तर्क पढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ तार्किकता के बारे में बताया जाना चाहिए, वहाँ वेदों के बारे में, गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, भगवत तमाम तरह की इन धर्मशास्त्र या ट्विस्ट बॉर्न लिटरेचर के बारे में बताने से
हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ियों या युवा पीढ़ियों का जो बाल मन है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वंचित है। यही कारण है कि बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जाति का विनाश में लिखा है, जब तक भारत की धरती से हिंदू धर्मशास्त्र रूपी कलंक नहीं मिटेगा, हमारा देश श्रेष्ठ नहीं बनेगा। किसी भी देश को श्रेष्ठ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विश्व का नेतृत्व करने के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अहिंसा के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और वह दृष्टिकोण तभी आता है जब माइथोलॉजी को आम जीवन से, शिक्षा से अलग किया जाता है। साथियों, सामाजिक इतिहास की अगली कड़ी में इतिहासकार रामशरण शर्मा लिखते हैं, इस दिशा में ब्राह्मण वंश के सातवाहन शासकों ने ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन किया। किसमें? ट्विस्ट बॉर्न लिटरेचर को स्थापित करने में, प्रचारित करने में, प्रसारित करने में। दूसरी सदी के गौतमी पुत्र शातकर्णी इसी वंश का एक शासक था, जिसने उस समय भूमि को ब्राह्मण व मंदिर की भूमि का पर्याय बना दिया। यानी कि ट्विस्ट बॉर्न में विशेष रूप से इन लोगों के पास जमीन कहाँ से आई? आज भी मंदिर माफिया, मंदिर नामी जमीन कहाँ से आई? क्या ईश्वर के नाम जमीन है, या ईश्वर खेती करने आता है? क्या ईश्वर हल जोतने आता है? क्या ईश्वर पशुपालन करने आता है? क्या ईश्वर खेती करके लोगों का पेट भरता है? क्या ब्राह्मण ऐसा करता है? तो ब्राह्मण और मंदिर, इन दोनों के लिए ब्राह्मण राजवंश के राजाओं ने भूमि को दान किया, जिसके बाद एक फ्यूडल सिस्टम क्रिएट हुआ और लंबे समय तक, आने वाली लगभग 1300-1400 सालों तक या 13-14 शताब्दियों तक इन समूह के पास हिंदुस्तान के लोगों की, किसानों की ज़मीनें चली गई। यह 7वीं सदी के हर्षवर्धन तक फलीभूत होता रहा। इसी क्रम में मंदिर नुमा संरचना मर्तफराओं के समान में मिस्र से रोम और रोमन साम्राज्य से कुषाणों की तरफ, और कुषाणों से सातवाहन वंश से होती हुई गुप्त काल में मंदिरों व ब्राह्मणों के स्वर्णिम काल के रूप में विख्यात हुई। यानी कि जिन्हें आज मंदिर कहा जाता है, ये इतिहास की संरचनाओं में कहीं दिखाई नहीं देते। ये केवल गुप्त काल की उस संरचनाओं से निकल कर आए हैं जो कि इजिप्ट की सिविलाइजेशन में मृत आत्माओं के लिए एक मंदिर नुमा संरचना बनाते थे, और वहाँ से रोम और रोमन एम्पायर से कुषाणों के द्वारा होते हुए भारत के सातवाहन वंश तक पहुँची। इससे पहले केवल स्तूप का आकार हमें दिखाई देता है, मंदिर कला और मंदिर विद्यमान ही नहीं थे। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि आधुनिक भारत में ये मंदिर अध्यात्म के नाम पर आर्थिक लूट के सबसे बड़े केंद्र बन गए हैं, जिनके पास भारतीय केंद्रीय बैंक की वेद संपदा का संग्रहण है, अवैध संपदा का संग्रहण है। हर गली मोहल्ले व चौराहे की जमीन पर अवैध कब्जा मंदिरों के नाम पर है, जो देखते देखते न जाने कब वेदता को प्राप्त कर लेता है। आप हिंदुस्तान का कोई भी शहर ले लीजिए, उस शहर की सड़कें ले लीजिए, उस शहर की गलियां ले लीजिए, गांव-गांव में, शहरों की सड़कों में, गलियों में आपको इन मंदिरों का वर्चस्व दिखाई देगा। ये कैसे स्थापित होते हैं, कौन स्थापित करते हैं, क्यों स्थापित करते हैं, और किस तरह से ये सरकार की गोचर ज़मीन पर या सुनसान पड़ी ज़मीन पर आश्रम स्थापित कर लिए जाते हैं, गौशालाएं खोल दी जाती हैं, नाम मात्र के मंदिर बना दिए जाते हैं, फिर उसका नामकरण करा लिया जाता है। ये लूटने का आध्यात्मिक और ट्विस्ट बॉर्न स्टाइल है। ऐसे किसी व्यक्ति को हम अवैध कब्जा है तो जेडीए, नगर निगम या अन्य संस्थान उसको तोड़ देते हैं, लेकिन टेम्पल रूपी अगर आप आधिपत्य स्थापित करते हो तो वो हमेशा आपका हो जाता है। दिस इज द स्टाइल ऑफ ट्विस्ट बॉर्न स्टाइल ऑफ हेजेमनी और कंट्रोल और स्पॉइल सिस्टम। तो सोशल हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री का विशेष पार्ट है। इतिहासकार ने आगे लिखा है, ये हिंदुस्तान का असली इतिहास है जिसे साहित्य अभिव्यक्तिकरण में बदल कर परोसा जाता है। यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव अलग कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया। मंदिर के नाम पर ज़मीन पर कब्जा, ये नहीं कहकर ये कहा जाता है कि मंदिर के माध्यम से लोगों को शांति, आस्था, श्रद्धा, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार, ये कहकर, यानी कि उसके पीछे का जो इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसको छिपा लिया जाता है। यानी कपड़े दूसरे पहना दिए जाते हैं और अंदर शरीर दूसरा होता है।
ऋग्वेद से वर्ण धर्म आधारित चतुर्वर्ण सामाजिक पद सोपान की संरचना इतने लंबे समय के बाद हिंदू माइंड सेट में गहराई तक बैठ चुकी है, जिससे बाहर निकलने के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए हैं। साथियों, ये सबसे बड़ी बात इतिहासकार कह रहे हैं कि ऋग्वेद से लेकर आज यानी पिछली इतनी 3,500 सालों में ब्राह्मण धर्म या चार वर्ण वाले धर्म की जो सोशल हायरार्की है, जो हिंदू सोशल ऑर्डर के नाम से आजकल जाना जाता है, उसको हिंदू माइंड सेट में इस तरह से वर्बली स्थापित कर दिया गया है कि अब उसको जहर को बाहर निकालने की कोशिश करें तो भी लॉक कर दिया गया है। तो अनलॉक करना और उसके लिए भी जो स्कूली पाठ्यक्रम है, जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, उसमें हमें साइंटिफिक अप्रोच को, लिटरेचर को जब तक हम नहीं स्थापित करेंगे, धर्मशास्त्र माइथोलॉजी के लिटरेचर को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक हिंदुस्तान के सामाजिक इतिहास की असलियत को हम नहीं पहचान सकते। वर्ण धर्म का संरक्षण राजाओं का प्राधिकार बना दिया गया, और जब राजा स्वयं ही ब्राह्मण वंश से बने, जैसे कि सातवाहन वंश अथवा शुंग वंश, जिनके दौर में से साहित्यिक आधार प्रदान किया गया, फिर चाहे वह भगवत गीता हो या मनुस्मृति हो या नारद स्मृति, यानी कि वर्ण धर्म के संरक्षण के राजाओं का प्राधिकार बना दिया गया। जब राजा स्वयं ही इस वंश से बने हो, तो सुग वंश और तमाम तरह के इन वंशों में से लिटरेचरी बेस स्थापित किया गया। स्वयं लेखक के रूप में ब्राह्मणों ने हर कदम पर समाज में प्राथमिकता का दर्जा हासिल किया, और दिन प्रतिदिन पोगा पंथी और या रीति रिवाज, गंगा स्नान, व्रत उपवास जैसे कर्म कांडों को अध्यात्म का आवरण पहनाते गए। इसका मतलब है कि इनको एक दूसरी दिशा में डाइवर्ट किया गया, जिसकी तरफ इन अनुयायियों का ध्यान नहीं जाता, यानी कि भगवत गीता का पाठ या भगवत कथा सुनने वाले लोगों को ही उस कथा में उनका अपमान किया जाता है, उनको गालियां दी जाती, उनको नीचा दिखाया जाता है, उनको हीन बताया जाता है, वर्ण धर्म का पालन करने की बात कही जाती, फिर भी उनको ये मालूम ही नहीं, एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं कि सुनने मात्र से ही उनको पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। ये नहीं पता कि सुनाया क्या जा रहा है। जैसे पूरी रामायण सुनने के बाद कोई सुबह पूछे कि सीता किसका बाप था, एग्जैक्ट ऐसे ही हिंदुस्तान के इस ब्राह्मण समाज के अधीन हिंदू समाज की वस्तु स्थिति है। आम आदमी दो तरह के करों का भुगतान करने लगा। इतिहासकार रामचरण शर्मा कह रहे हैं, आम आदमी इस समय दो तरह के टैक्सेस का पेमेंट करता था। नंबर एक, राज्य या राजा के कर का भुगतान, और नंबर दो, ब्राह्मण को उपहार रूपी करों का भुगतान, और आज दिन तक उसकी कर मुक्ति संभव नहीं हो पाई है। यदि राज्य के टैक्स का हम पे नहीं करेंगे तो राज्य के पास पुलिस फोर्स होती है, और यदि ब्राह्मण के सोशल टैक्स को पे नहीं करेंगे तो उसके पास सोशल पावर होती है, और उस सोशल पावर का यूज करके वह बहुजनों को आपस में इस शक्ति का प्रयोग करके टूटने के लिए, बिखरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार करता है। इस वजह से उसके टैक्स को भी बहुजन पे कर रहे हैं। इसी वर्ण आधारित सामाजिक पद सोपान ये ब्राह्मणी संरचना ने पितृशाही परिवार और उनकी संपत्ति को अब तक सुरक्षित रखा है। किस तरह से इस ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में, जिसे आजकल हिंदू सोशल ऑर्डर कहा जाता है, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर की वजह से पैट्रियार्की को आज भी बरकरार रखा गया है। पुत्र होना चाहिए, ये केवल हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं, और पुत्र ही पिता की मृत्यु पर शमशान घाट में उसका कपाल क्रिया करेगा, ये भी ब्राह्मण शास्त्री कहते हैं। और उसके बाद तमाम तरह के जो कर्मकांड हैं, जन्म से लेकर विवाह से लेकर मृत्यु तक, उन सब कर्मकांडों में ब्राह्मणिकल लिटरेचर ने हिंदू सोशल ऑर्डर को डिज़ाइन किया है और प्रिजर्व किया है पैट्रियार्की को और प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो सामाजिक इतिहास है वो रामचरण शर्मा की कलम में वह आर्थिक इतिहास को बचाने का, उसको सुरक्षित रखने का, उसको संवर्धित करने का, या इकोनॉमिक स्पोइल सिस्टम का पार्ट है। आर्थिक लूट की जो व्यवस्था है या पैसे कमाने का जो तरीका है, तो इस बॉन्ड स्टाइल उसको अब तक सुरक्षित बनाए रखा है। 5वीं शताब्दी तक के विद्यमान रहे गुप्त काल में यही संरचना पुराणों के रूप में देवी आवरण में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और कथा वाचन, लाइक गणेश कथा, शिव पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण, ये कथा वाचन के रूप में प्रचारित होती रही और आज भी है। आज भी हम भागवत गीता आदि के साक्षात श्रोता हैं,
हमें ये मालूम ही नहीं और याद ही नहीं रहता कि आखिरकार इस कहानी और कथा में हमारे लिए क्या कहा गया है। भविष्यवाणी या खगोलीय विद्या ने इसे राजा से रंक तक दैनिक कार्यों में स्थायित्व से प्राप्त कर लिया। इसी काल में ब्राह्मणवादी लेखकों ने जन्म पुनर्जन्म, बर्थ रीबर्थ, स्वर्ग और नरक, हेल एंड हेवंस जैसे कंसेप्ट को महत्वपूर्ण घटकों के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का सामाजिक इतिहास ट्विस्ट बॉर्न सोशल हिस्ट्री के रूप में स्थापित हो गया। साथियों, सामाजिक इतिहास की कड़ी में इतिहासकार रामशरण शर्मा लिखते हैं, वे आज भी इसी साहित्य की ताकत के चलते सामाजिक परिस्थिति व प्राथमिकताओं को सामाजिक औचित्यता के साथ धारण किए हुए हैं। यानी कि यदि ये इतने साल पुराना इतिहास है तो बाकी जो इतिहास है उस इतिहास को क्यों धारण नहीं किया जाता, उसकी बात क्यों नहीं की जाती। अब भी जब सब कुछ वैज्ञानिक है, विज्ञान की बदौलत है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, तमाम तरह के इक्विपमेंट हैं, उसके बावजूद भी हम उन धर्मशास्त्रों का कथावाचन क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इन धर्मशास्त्रों ने ब्राह्मणिकल लिटरेचर को प्रचलित और प्रसारित किया है और उसी लिटरेचर की ताकत, जिसको मैंने कहा पावर ऑफ टेक्स्ट, वी कैन अंडरस्टैंड पावर ऑफ टेक्स्ट, हम समझ सकते हैं, उसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है। न कि बच्चों को विज्ञान की तरफ आगे भेजने का, वैज्ञानिक अप्रोच करने का, अपितु ये कि उन बच्चों को स्कूलों में ये तमाम तरह की आरतियाँ, प्रार्थनाएं और ये तमाम तरह के मंत्र सिखाए जाएं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर उसके जाल से बाहर नहीं निकल सके। भारत के इतिहास को केवल द्विज इतिहास के रूप में ही अभिव्यक्त किया गया है। हाशिए पर धकेले गए बहुजनों का ये कर्तव्य है कि वे अपना सामाजिक इतिहास खोजें, न कि वो खुद ब्राह्मण बनने की होड़ में लग जाएं, जैसा अधिकांशतः देखने को मिल रहा है, और उसे प्रचारित प्रसारित करें तथा द्विज इतिहास का को नकारें व उसकी दास्ता से स्वयं को मुक्त करें। ये आज़ादी का और संघर्ष करने का समय है। इस देश का इतिहास अपने सच्चे गौरव का इंतजार कर रहा है, अन्यथा कथाओं की कोई कमी नहीं है और इसको कथा इतिहास के द्वारा ही सामाजिक इतिहास बना दिया गया। तो ये था साथियों हिंदुस्तान का सामाजिक इतिहास, इतिहासकार रामशरण शर्मा की कलम से। सेकंड पार्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद के भारत का आर्थिक इतिहास भी कमोबेश वर्ण धर्म आधारित सामाजिक इतिहास पर ही केंद्रित रहा है। अर्थात जिसका भारत के सामाजिक इतिहास पर कब्जा है उसी का भारत के आर्थिक इतिहास पर कब्जा है। हालांकि मार्क्स कहते हैं कि जिसका आर्थिक इतिहास पर कब्जा है उसी का सामाजिक इतिहास पर कब्जा है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में थोड़ा सा कुछ अलग है। भारत के समाज और धर्म पर जिनका कब्जा है, भारत की जाति और हिंदू धर्म पर जिनका कब्जा है, उनका ही पूरे हिंदुस्तान की संपदा पर, पैसों पर, रुपयों पर, मंदिरों पर और तमाम तरह के इन धरों पर कब्जा है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की गौरवशाली आर्थिक इतिहास का प्रमाण है, जिसने नगरीय सभ्यता का तमगा धारण किया है। लेकिन इसके बाद की सभ्यता को गायब कर दिया गया और बाद की सभ्यता को एक नया माइथोलॉजी का स्ट्रक्चर दिया गया। इस सभ्यता के पतन के बाद एक पिछड़ी हुई ग्रामीण वर्ण धर्म आधारित पाश्विक वैदिक सभ्यता का ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कहीं इतिहास का कोई एक भी प्रमाण नहीं मिलता है कि वैदिक सिविलाइजेशन थी, जिसे यज्ञ पशु इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर, उसकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर जब लेखन का स्वरूप दिया गया तो बहुत सी चीज़ों को इनमें जोड़ा गया और बहुत से आवरण को, वस्तु स्थिति को और बहुत से ऐसे उत्खनन में प्राप्त वस्तु स्थिति को, वस्तुओं को और चीज़ों को, मृद भांडों को, पात्रों को, संरचनाओं को माइथोलॉजी के पैरेलल जोड़ने की कोशिश की गई, जिसे यज्ञ, पशु, हिंसा, कर्मकांड, दान दक्षिणा, पाप पुण्य का ब्राह्मण इतिहास, आर्थिक इतिहास कहा जा सकता है। यदि वैदिक सभ्यता होती तो वह शुरू से एक लिखित सभ्यता होती और वह सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के आगे के विकास की सभ्यता होती, न कि बर्बर और पिछड़ेपन के इतिहास की। तो ये वैसे ही पूर्ण रूप से झूठा और मिथ्या साबित हो जाता है कि विकास की दौड़ में आप पीछे से कैसे शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में विशेषतः तीसरी सदी ईसा पूर्व के मौर्य इतिहास को सही मायने में राज्य केंद्रित आर्थिक इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। खेती,
उद्योग, व्यापार, वाणिज्य पूरी तरह से राजा या राज्य के नियंत्रण में रखे जाने के प्रमाण हैं। इसे न केवल खेती व किसानी के लिए अपितु इतिहासकार रामशरण शर्मा ने शूद्रों के लिए स्वर्ण काल के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे गुप्त काल ब्राह्मणों का स्वर्ण काल था, ऐसे ही मौर्य काल शूद्रों का स्वर्ण काल था। आर्थिक इतिहास का ये दौर ब्राह्मण सामाजिक संरचना के चतुर्थ पायदान का इतिहास था। साथियों, इतिहास की कलम से, लेकिन ये सच में बहुजन संरचना के अनुरूप था, जिसमें सब लोग एक समान होते हैं। इसी के साथ ग्रामीण व्यवस्था आर्थिक प्रणाली को केंद्र हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव दिखाई देने लगे। पहली सदी ईसा पूर्व महाराष्ट्र में यज्ञ आदि के नाम पर ब्राह्मण पुजारियों को ग्राम दान देने की परंपरा आरंभ हुई, जो बाद में मंदिर दान, जमीन दान और चलती गई। दूसरी सदी ईस्वी में सातवाहन के दौर में ब्राह्मण में मंदिर भूदान के पर्याय बन गए। आज दिन तक मंदिर भूमि के साक्ष्य विद्यमान हैं। ब्राह्मणों ने धर्म को अपना सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक धंधा बना लिया, और ये आज भी है। यानी कि जैसे नाई का एक धंधा है बाल काटना, ऐसे धर्म का एक धंधा है लोगों को लूटना। मनुस्मृति ने साहित्य लेखन के माध्यम से ब्राह्मण वर्ण धर्म को सामाजिक संरक्षण के साथ साथ ही आर्थिक संरक्षण भी प्रदान किया गया। मनुस्मृति ने केवल साहित्य माध्यम से केवल उसको सोशल प्रिजर्वेशन प्रदान किया, अपितु इकोनॉमिक जो संरक्षण था वो भी प्रदान किया। इसी कड़ी में गुप्तकाल में ब्राह्मण वर्ण आरंभिक सामंतवाद के पोषक बन गए। आगे इतिहासकार रामशरण शर्मा लिख रहे हैं, प्रवरसेन द्वितीय के काल यानी 5वीं सदी में मंदिर भारतीय ऐतिहासिक व्यवस्था के आर्थिक केंद्र बन गए। भूदान व ग्रामदान के बदले ब्राह्मणों ने आम जन के प्रतिरोध से राज सत्ता को खतरों से बचाने का वादा निभाया। ऐसा करके ये वर्ण भारत की आर्थिक व राजनीतिक सत्ता से सदा के लिए जुड़ गया। वह इसके अभाव में अमरलता की तरह बेजान हो रही। यदि आज भी ट्विस्ट बॉर्डर से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पावर को छीन लिया जाए तो ये शीघ्र ही खत्म हो जाएगा, या मार्क्स की भाषा में जैसे वर्ग विभाजन का अंत होने से, वर्ग भेद का अंत होने से राज्य विलुप्त हो गया, वैसे ही सामाजिक और आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता के अभाव में इस वर्ण का भी विलोप हो जाएगा। साथियों, आर्थिक इतिहास की कड़ी में आगे इतिहासकार लिखते हैं, भूमि अधिकार पत्र या लैंड चार्टर राजाओं के हाथों से खिसकते हुए नवीन सामंती समुदाय के पास चला गया, जिसने किसानों को शताब्दियों तक निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा लिया, जिससे किसान आज भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक 10-20 हज़ार का कर्ज लेने वाला किसान अपनी इज्जत को ध्यान में रखकर, अपने समाज को ध्यान में रखकर, अपने गरिमा को ध्यान में रखकर आत्महत्या कर लेता है, लेकिन हजारों, अरबों, करोड़ों डॉलर लेकर खाने वाला, हजम करने वाला, सरकारी बैंकों से खाने वाला पिसबॉर्न भाग जाता है देश छोड़कर, वह मरता नहीं है। तो ये बार बार कहा गया, निर्धनता यानी कि जिसको आप इज्जत कहते हो, शर्म कहते हो, लाज कहते हो, लिहाज कहते हो, नैतिकता कहते हो, धर्म कहते हो, पुण्य कहते हो, ये सब गरीब लोगों पर लागू होता है। अमीरों के लिए न धर्म मायने रखता है। अमीरों का मतलब यहाँ वर्चस्ववादी या धर्म के पैरोकारों के लिए, क्योंकि जिसने ईश्वर को बनाया वह ईश्वर से कभी भी नहीं डरता है। तो जो ईश्वर का क्रिएटर है, जिसने खुद ने ईश्वर बनाया, वो ईश्वर से कैसे डरेगा? भला मंदिर का पुजारी भगवान से डरने लगेगा तो मंदिर कब चलेगा? इसका मतलब है कि ये सब गरीबों के लिए हैं, पैसे वालों के लिए ये कोई मायने नहीं रखते, आधिपत्य वालों के लिए बात कोई मायने नहीं रखती। वह किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो सकता है, लेकिन यदि उसका सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक आधिपत्य है तो वह इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। आध्यात्मिक और वैचारिक आधिपत्य के माध्यम से राजकोषीय, आर्थिक, प्रशासनिक प्राधिकार के रूप में तब्दील हो गया। वस्तु विनिमय प्रणाली समय के साथ सिक्कों व मुद्रा के रूप में प्रचलित हो गई। एच.सी. रॉय ने इस इतिहास को प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास या हिंदू इतिहास, ब्राह्मण इतिहास के नाम से पुकारा है, जबकि 9वीं सदी के बाद के आर्थिक इतिहास को तुर्कों का इतिहास, अफगानियों के इतिहास के नाम से पुकारा गया है। ये था साथियों इतिहासकार रामशरण शर्मा की कलम से भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास के मुख्य मायने। इस आर्थिक इतिहास में किसान और भूमि सबसे मुख्य घटक रहे हैं। धर्मशास्त्र, पुराण और भूदान के सहारे हम अबोरिजिनल एरियाज व लोगों पर ब्राह्मणिकारी वर्चस्व को समझ सकते हैं। तमाम धार्मिक व सामाजिक रिवाजों में आर्थिक व सामाजिक आधिपत्य उच्चता का आधार निहित है। हाल ही में यानी कि 22 और 23 जून की बात करें तो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने फिर से आह्वान किया है कि आदिवासी हिंदू हैं, हिंदू नहीं हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए।
उनके वंशावलियों को देखा जाए, यानी कि धर्मशास्त्र, पुराण और भूदान के सहारे जब अबोरिजिनल एरिया पर ब्राह्मणी कर वर्चस्व स्थापित किया गया, तो अब उन्हें हिंदू घोषित करने की, यानी कि वर्ण व्यवस्था में जो शामिल नहीं हैं, वो कोशिश की जा रही। और ये कहकर जब बात शिक्षा की हो, उत्थान की हो, कल्याण की हो, उसको साइड लाइन करके धर्म का सहारा लिया जा रहा है। फिर से ब्राह्मणिकल वर्चस्व के अधीन होकर या उसके दायरे से, कोहरे से बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको आधिपत्य को और ज़्यादा विस्तारित स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। तमाम धार्मिक व सामाजिक रिवाजों में आर्थिक एवं सामाजिक आधिपत्य और उच्चता का आधार निहित है। राम शरण शर्मा की कलम से। बेशक इतिहास की पुस्तक आपको पसंद आई होगी। शीघ्र ही फिर से एक किताब आपके लिए लेकर आऊँगा, पुस्तक संख्या 31। ये था साथियों किताब घर का पिटारा, इसी के साथ बंद होता है। पुस्तक संख्या 30, पर्सपेक्टिव इन सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया, रिटन बाय राम शरण शर्मा। आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद।